नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर में घटी दर्दनाक घटना की, जहां एक अमीर बाप के बिगड़ल बेटे ने 2 लोगों की जान ले ली। दरअसल ये हादसा पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई की रात करीब 2:30 बजे हुआ। इसके पहले पब में पार्टी हुई। पार्टी में जमकर शराब का सेवन किया गया और उसके बाद करोड़ों रुपए की पॉर्श लग्जरी कार से रफ्तार के रोमांच के चक्कर में मध्य प्रदेश के 2 युवा इंजीनियर अनीस और अश्विनी की जान ले ली गई। ये दोनों अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से एक समारोह से लौट रहे थे और तभी इनकी मोटरसाइकिल को इस शहजादे ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग था, जिसकी उम्र महज 17 साल है। यह पुणे के एक अमीर बिल्डर का बेटा है। हादसे के बाद इस अय्याश ने भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर जो बेहद चौंकाने वाली, हैरान करने वाली, परेशान करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि महज 15 घंटे में ही इस लड़के को बेल मिल गई और सजा के तौर पर जो इसे मिला उसने तो हद ही पार कर दी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बेल देते हुए जो सजा दी वो किसी मजाक से कम नहीं है। बोर्ड ने बेल देते हुए आरोपी को सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा। साथ ही कहा कि आरटीओ ऑफिस जाकर ट्रैफिक नियम का अध्ययन करें। माता पिता ये सुनिश्चित करें कि लड़का जो है वो गलत संगत में ना पड़े, गलत संगत में ना रहे और 15 दिनों में लड़के को मनोचिकित्सक से मिलना भी होगा। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि पुलिस ने शुरुआती दौर में अपनी भूमिका ठीक से क्यों नहीं निभाई? ठीक ढंग से पुलिस जो है वो अपनी भूमिका को क्यों नहीं निभा पाई? क्या आरोपी अय्याश लड़के के माता पिता पर एक्शन नहीं होना चाहिए? हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि जो इसका पिता है, जो इसका बाप है, इस बिगड़ैल बेटा जो है वो इसका, उसको गिरफ्तार किया गया। यानी कि इस लड़के का, इस रईसजादे का जो बाप है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई इतनी देरी क्यों लगी? पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लगाया? सवाल यह भी है कि क्या इस घटना से देश के बाकी माता पिता को सीख लेनी चाहिए? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर जुवेनाइल के नाम पर देश में कब तक ऐसे अपराधियों पर नरमी बरती जाएगी? क्या ऐसे जघन्य अपराध करने वाले नाबालिगों को बालिग की तरह कानून के दायरे में नहीं लाना जाना चाहिए? यानी कि क्या आपको नहीं लगता है कि कोई भी हो, वो बालिग है या फिर नाबालिग, अगर वो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देता है तो क्या नाबालिग को भी बालिग की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए? क्या बालिग की तरह ही उसको कानून के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सारा। गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपियों को कल हमने लेट नाइट अरेस्ट किया, उनको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जो उसके फादर है और जो एक और आरोपी था उसको आज ताबे में, फादर को औरंगाबाद, वो फरार था परसों से, उसको आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में औरंगाबाद से एक होटल से उसको ताबे में लिया गया है और उसको ट्रांजिट पे यहाँ लाया जा रहा है। ट्रांजिट पीरियड जो जब तक वो पहुंचेगा उसके बाद जो भी मेडिकल और बाकी फॉर्मेलिटीज है करके उसको कल कोर्ट में ये दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस किया जाए। सवाल यह है कि पुलिस को जो काम समय, इस पूरे मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। जैसे ही घटना सामने आई उसके बाद हर माता पिता इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या बच्चों को जो छूट दी जा रही है क्या वो ठीक है, क्या वो जायज है? और इसीलिए आज हमने जवाब तो चाहिए में इस मुद्दे को लिया है, ताकि जो बाकी के माता पिता हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि ठीक है, आप अपने बच्चों को प्यार करिए। सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उनकी जो इच्छा है, उनकी इच्छा को भी आप पूरा करिए, इसका अधिकार उसको भी है और जो पूरा कर रहा है यानी कि माता पिता को भी इसका अधिकार है कि वो अपने बच्चों की इच्छा का पूरा ध्यान रखें। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, गाड़ी लेकर अगर अपने घर से बाहर निकल रहा है तो वो कहां जा रहा है, कम से कम इस बात का तो ध्यान रखिए। वो किसके साथ जा रहा है, किस काम से वो जा रहा है, भाई ये देखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि पैसा आपके पास आ गया और पोर्शे गाड़ी लेकर आपका बेटा घर से बाहर निकल जाएगा, जाकर शराब का सेवन करेगा और उसके बाद 2 लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगा, फिर वहां से भागने की वो कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्डर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब रईसजादे हैं तो आप कुछ भी करेंगे। उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने 2 लाड़नों को खो दिया है? 2 लोगों की जान गई है इसमें, एक लड़की है और एक लड़का है। और उनका क्या कसूर था? वो तो वहां से जा रहे थे,
अपने बड़े प्यार से वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक समारोह में वो शामिल हुए थे, उसके बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। अब उन्हें क्या पता कि ये रईसजादा जो है वो उनके लिए काल बन जाएगा। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे और जो बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि क्या इस तरीके के मामलों में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है और नाबालिग के नाम पर जिस तरीके से कानून में एक बड़ी छूट इनको मिल जाती है, और यहां तो देखिए किस तरीके से एक बड़ा मजाक किया गया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से, वो हम आपको बताया भी है। उसमें सजा के तौर पर क्या क्या दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध उससे लिखवाया जाता है। उससे ये कहा जाता है कि भाई आप आरटीओ ऑफिस जाओ और वहां पर जाकर ट्रैफिक नियमों का अध्ययन करें, ट्रैफिक नियमों का पालन आपको कैसे करना है, यह अध्ययन आप वहां जाकर करिए। इसको ये कहा जाता है कि माता पिता ये भी सुनिश्चित करेंगे कि ये जो बच्चा है गलत संगत में ना रहे। और चौथा ये कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर इस लड़के को मनोचिकित्सक से भी मिलना होगा। आप सोचिए कितनी बड़ी सजा दी गई है जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की ओर से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की ओर से। आप देखिए मतलब कितना बड़ा मजाक है ये देश के सामने। और जितने भी माता पिता इस वक्त हमें और आपको देख रहे होंगे तो हो सकता है कि वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई अगर वो नाबालिग है तो मतलब उसको कोई भी अपराध करने की छूट है क्या? वो कुछ भी करके चला जाएगा और सब माफ हो जाएगा, जैसा कि यहां हुआ है। चलिए चर्चा करते हैं बिना समय गवाए। विनीत जिंदल जी हमारे साथ हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ ऋतुराज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ अरविंद जैन जी जो कि यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लेकिन सबसे पहले विनीत जिंदल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल मेरा यही है कि क्या आज इस घटना ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई बालिग हो या फिर नाबालिग, अगर अपराध कर रहा है, अगर इसको इस बात का ज्ञान है कि मुझे शराब का सेवन करना चाहिए 17 साल की उम्र में, जब उसको पता है कि मैं पोर्शे गाड़ी बड़े आराम से चला सकता हूं, रफ्तार का जो रोमांच है उसका मैं आनंद ले सकता हूं, मैं गर्लफ्रेंड को घुमा सकता हूं, मैं और भी कोई काम कर सकता हूं, उसकी पूरी छूट है, पूरी उसको समझ है। जब वो इतने जघन्य अपराध को अंजाम दे रहा है तो फिर क्यों ना उसको बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाए, नाबालिग की तरह नहीं। लेकिन जैसा कि यहां पर उसको ट्रीट किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये जो संदेश है वो गलत जा रहा है और अब इस पर विचार करने की जरूरत आन पड़ी है? विनीत जिंदल जी। बिल्कुल अमित जी, देखिए ये मांग और ये सोच जो है ये आज की नहीं है और सिर्फ इस इंसिडेंट की हम बात करें तो इससे नहीं है। ये सोच और ये विचार जो है ये बहुत समय से लोगों के मन में है और इस तरीके की बातें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जुवेनाइल एक्ट का जिस तरीके से गलत दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर चाहे कोई भी हो, चाहे कानूनी विचारक हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पुलिस अथॉरिटीज हो, हम लोग रोज पुलिस अथॉरिटीज से मिलते हैं, कोर्ट्स के अंदर बातें होती हैं, सबका ये कंसर्न है कि जिस तरह से जुवेनाइल एक्ट का सहारा लेके लोग क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, या इस मामले की हम अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जिस तरह का एक्ट बेसिकली इस पूरे मामले में हम देखें कि कैसे एक लड़का जो है वो शराब पी के गाड़ी चला रहा था और दो ऐसी मतलब कहें कि बिना किसी कारण से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है वहां पे। तो बिल्कुल ये चिंता का विषय है और इस चीज के ऊपर सोच जरूरी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कानून जो बनाया गया उस समय पे जब भी ये सब चीजें चल रही थी, समय पर इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। लेकिन अब अगर हम बात करें कि भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आने के बाद, जुवेनाइल एक्ट आने के बाद उसका जो इफेक्ट है, इसका बहुत बड़ा मैं कहूं कि नुकसान जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग जो परिवार जिसके 2 बच्चे जो हैं इसमें जिन्होंने जान अपनी गंवा दी है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैं कहूँ सेटबैक है। और इस चीज को मुझे लगता है कि बिल्कुल देखने और सोचने की जरूरत है। जो नया कानून हमारा आने वाला है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हम बात करें तो सजा बढ़ाई गई है। जो नया कानून हमारा जुलाई फर्स्ट वीक से जो हमारे देश में लागू होगा उसमें सजा बढ़ाई गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको शायद आपके इसी एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। तो बिल्कुल इस बात के ऊपर बिल्कुल कोई संशय नहीं है, यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बात से बिल्कुल वाकिफ रहे और इस बात के ऊपर बिल्कुल एग्री करेगा कि ऐसे जितने एक्ट जिसके अंदर किसी की जान जाती है, मुझे लगता है कि बिल्कुल उसको बहुत अपने उससे आगे बढ़ाना चाहिए। और कानून की अगर हम बात करें तो बेल के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक जो ऐसे काम करते हैं उनके ऊपर शिकंजा जरूर कसना चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर लौटूंगा आपके पास, लेकिन अरविंद जी मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। और सर सवाल मेरा आपसे यह है कि सबसे पहले तो पुलिस की भूमिका को लेकर भी गंभीर सवाल जो हैं यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और पुलिस ने काफी समय लगा दिया इस लड़के को पकड़ने में, इसके बाप को पकड़ने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया। और समय अगर लग भी गया, उसको पेश किया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अदालत के अंदर और उसके बाद उसको 15 घंटे के भीतर उसको बेल मिल जाती है। तो क्या ये कानूनी ऐसा है या फिर पुलिस जो है वो ठीक से पैरवी नहीं कर पाई, अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाई अदालत के अंदर, या कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को सर?
अरविंद जी। देखिए, जो पुलिस कमिश्नर पुणे का बयान है उसके अनुसार उन्होंने धारा 304 आईपीसी इसमें लगाई है, जो जी। कि लगनी चाहिए। मेरी समझ से तो ये 302 का केस बनता है। आप बिल्कुल। 150-200 किलोमीटर की स्पीड पे अगर गाड़ी दौड़ा रहे हैं, बिना रजिस्टर्ड गाड़ी है, नाबालिग व्यक्ति चला रहा है, शराब के नशे में चला रहा है, तो ये तो आप सड़कों पे कत्ल करने के लिए निकले हुए हैं। ये कोई रोड एक्सीडेंट की घटना मैं नहीं इसको मानता हूँ। बिल्कुल। दूसरा ये बताया गया कि जब वो लड़का पकड़ के थाने ले जाया गया तो उसकी फैमिली ने वहां बर्गर और पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया और वो वहां पे उनको सर्व हुआ। ये बताया जाता है कि वहां के जो लोकल एनसीपी के विधायक हैं, अजीत पवार गुट के, जी। उनके दबाव में ये किया गया, क्योंकि वो उनकी मित्रता होगी, उनको अप्रोच किया होगा बिल्डर ने। ये बहुत ही शर्मनाक एक विषय है, जिसमें सब 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 तबकों को सोचना चाहिए समाज के कि वो किस ओर बढ़ रहे हैं। 2 होनहार बच्चों की जान चली गई, उनके परिवारों पे सोचिए क्या गुजरेगी। बिल्कुल सही बात। और ये जो एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो एक तमाशा किया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, आप कह चुके हैं जी। ये पूरा बोर्ड भंग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इनके खिलाफ जांच बैठाई जानी चाहिए। ये इससे ज्यादा जो है करप्ट प्रैक्टिस का कोई और मैटर नहीं हो सकता है। एक तमाशा बना रहे हैं, मतलब उन परिवारों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं जिनके बच्चे मारे गए हैं जी। कि इस टाइप का वो देकर इसमें कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहिए। मैंने पहले दिन जब हुआ था तभी कहा था जी कि इसमें लड़के के पिता को गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रोविजन है सेक्शन 75 और सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई है। जी। बताइए कितने लंबे समय से ये गाड़ी पुणे की सड़कों पर घूम रही थी बिना नंबर प्लेट के। पुणे की ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? बिल्कुल। वहां के लोग क्या कर रहे थे? क्यों नहीं उसका चालान किया? शोरूम मालिक से क्यों नहीं पूछा गया कि बिना किसी नंबर प्लेट के गाड़ी को कैसे जाने दिया गया? ये बार में 17 साल, 17.5 साल, मुझे तो नहीं लगता। उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना चाहिए, किस नर्सिंग होम में पैदा हुआ है, वहां से सारी डिटेल्स लेनी चाहिए। अक्सर लोग अपने बच्चों की 1-2 साल कम उम्र लिखा देते हैं। और निर्भया कांड के बाद ये प्रोविजन किया गया था कि अगर कोई ग्रेव ऑफेंस है, गंभीर प्रकरण है, तो उसमें जो एज है 18 उसको रिलैक्स किया जा सकता है। अगर आपके सब होशो हवास में आप जानते हुए कोई अपराध कर रहे हैं, आप को सब चीज की समझ है, आपको मालूम है कि क्या इसमें ऊंच नीच हो सकती है, तो इसको सेशंस कोर्ट पे जैसे उन्होंने अपील की है तो जाना चाहिए, उसको सख्ती से लड़ना चाहिए पुणे की पुलिस को, और इसको मुल्जिम बनाया जाना चाहिए। इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो देश के लोग देखें और थोड़ा सा कुछ है उनको ढाढ़स पहुंचेगा उन परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। इसमें एक कमी नहीं है, इसमें दर्जनों कमियां हैं। मैं उनको दर्जनों कमियां गिना सकता हूं। और एक बाप के द्वारा अपने पोर्श गाड़ी एक बच्चे को देना जिसके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, बिल्कुल नहीं जो होगा, सही शराब बात है। पीने अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है, जो रात में कहाँ है क्या है कि बाप को कुछ पता नहीं है। तो ये जो पैसे का गुरूर है, ये एक बहुत ही शर्मनाक विषय है। आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को ठेंगा दिखाएंगे और आप जो चाहेंगे सो करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन ऋतुराज जी, आप कैसे देख रहे हैं भाई? समाज में तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है ना। ऐसे तो कोई भी, मतलब जो और भी जो नाबालिग हैं, अगर वो इस खबर को देखेंगे, अगर वो इसको ठीक से जानेंगे, तो उनको तो पता चलेगा कि वो आसानी से अपराध को अंजाम भी दे सकते हैं। वो जो चाहे वो कर भी सकते हैं, मनमर्जी उनकी चलेगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कानून उनके फेवर में, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी 15-16 घंटे 20 घंटे में बेल मिल जाएगी, वो जमानत पर बाहर आ जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ज़्यादा करेंगे तो उनसे एक निबंध लिखवा लिया जाएगा। इससे 300 का लिखवाया, हो सकता है किसी को और थोड़ी सी कड़ी सजा देनी हो तो उसको बोला जाएगा कि आप 500 शब्दों का निबंध लिखिए। उसको ये कहा जाएगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, उसको भी यही सजा दी जाएगी। तो समाज पर इसका क्या असर होगा, आज सवाल ये है। ऋतुराज जी देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहले मैं वो रखना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि पहला तो बार के अंदर
कि बार के अंदर एक एज लिमिट होती है कि उससे पहले कोई भी व्यक्ति बार के अंदर नहीं जा सकता। 21 साल है, कुछ जगह 25 साल है, वो स्टेट वाइज जो है वो फिक्स किया जाता है। बिल्कुल सही बात तो है। एक 17 साल का जो युवा है वो किस हिसाब से एक बार के अंदर एंट्री करता है और वहां पे शराब का सेवन करता है, तो पुलिस को पहली चीज तो उस बार पे ही ये दिखाती है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली या पैसे के दम पे जो ये खेल खेला गया वो बहुत ही समाज के अगर हिसाब से देखें आज हम अपने देश सिर्फ एक इंसान भी हमारे को नहीं समझा जाता कि पैसे के दम पे कानून किस हिसाब से खरीदा और बेचा जाता है। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ, चाहे इस चीज पे किसी को आपत्ति हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे केसेस पहले भी हैं जो इस तरीके से हुए हैं। जैसे आपने कहा कि समाज पे क्या असर पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे, और खास तौर से अगर हम देखें तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो बन गया है दंगों के अंदर भी, कि उन बच्चों को आगे किया जाता है ताकि उन्हें जमानत इजीली मिल जाए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से। तो ये भी एक एंगल है कि इस तरीके के केसेस देख करके जो युवा हैं, जो नाबालिग युवा है, 18 साल से कम उम्र के युवा हैं, वो अपराध की तरफ जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा और हम आसानी से उसके जो लूप होल्स हैं उसका फायदा उठा करके बच जाए। तीसरी चीज इसमें यह है कि गुड़गांव की बात बताऊं तो गुड़गांव के अंदर ऐसा ही एक केस, ऐसा ही नहीं था, बट एक स्कूल का केस था कि वहां एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की हत्या कर दी थी। वो केस जो है इंडिया का पहला केस है कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक जुवेनाइल की तरह नहीं, एक जो बालिग बच्चा है, अगर उस बच्चे को इतनी समझ है कि उसे हत्या करनी है, तो उसे पता है, उसको उतनी सोच समझ है जो एक बालिग को होती है। बिल्कुल। यहाँ पे एक 17 साल और कुछ महीने का जो युवा है, जो मैं अगर अप्रोक्सी बात करूंगी, वो अगर 2 दिन भी या 10 दिन भी कम है तो वो जेजे बोर्ड में जाएगा। लेकिन उसमें इतनी समझ है कि अगर मैं गाड़ी, बगैर नंबर की गाड़ी, बगैर लाइसेंस, रात को शराब पी करके, रात को 2:30 बजे अगर 200 की स्पीड में अगर मैं ड्राइव करता हूँ, तो ये तो चलिए सामने वाले की मौत हुई है, उनकी खुद की भी मौत हो सकती थी, उनके साथ में जो 2 व्यक्ति बैठे थे उनकी भी मौत हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं आज ये जरूरत है, और ये जो नजीर जेजे बोर्ड ने पेश करी है कि 300 का एक शब्दों का निबंध ऐसे लिख दो, हाँ, और आप जाकर के थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लीजिए और आप फ्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत संदेश जाएगा हमारे देश के अंदर। और कानून का जिस तरीके से मखौल बनाया गया है, लोगों का विश्वास जो है वो लोगों का विश्वास कानून से और पुलिस से उठ जाए। बिल्कुल। लेकिन विनीत जिंदल जी, अब सवाल तो यही है ना कि किस तरीके से न्यायपालिका के ऊपर, कानून में लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो जगाया जाए। भाई ऐसे तो कोई भी अपराध को अंजाम देगा और उसके बाद वो जुवेनाइल है इसलिए वो उसके सारे अपराध जो माफ हो जाएंगे, वो बच जाएगा। मैं थोड़ा सा आपकी मतलब जो भी पहले से यहाँ बैठे उनकी बात से थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग अपना व्यू पॉइंट रखना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो काम करता है वो एग्जिस्टिंग लॉज जो है उनके ऊपर काम करता है। अभी 304 के मुकदमा जो है वो आईपीसी के अंदर दर्ज हुआ है, जो मुझे लगता है कि इस ऐसे केसेस के अंदर मैक्सिमम जो पुलिस करती है। नहीं, लेकिन अरविंद जैन जी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हत्या का मामला बनता है, ये तो 302 का मामला है। मैं उसी पे भाई 302 का मामला है तो फिर पुलिस ने धाराएं कमजोर क्यों लगाई? 302 का लगा, भाई हत्या की है उसने, अमित जी, मैं उसी जानबूझकर हत्या की है। उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, देखिए होता क्या है कि आप 302 अगर बना भी देंगे और अगर वो कोर्ट में नहीं टिकती, ऐसा बहुत से मामलों में हुआ है। यहाँ पे डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, हम भी रोज सर्वोच्च न्यायालय में ये सब चीजें देखते हैं कि अगर आप सेक्शंस गलत तरीके से भी लगा देंगे तो वो भी स्टेबल नहीं करेगा और उसकी प्रॉब्लम आगे, उसकी इफेक्ट जो है पूरे केस पे पड़ता है। मुझे लगता है 304 बनाने में कोई पुलिस ने कोई गलती नहीं की है। 304 बिल्कुल सही बनाया है। मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट है,
कोई छोटा मुकदमा नहीं है। 304 की धारा जो है वो कोई छोटी धारा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम यहाँ ये आ गई है। ठीक है विनीत जी मुझे बार बार एक छोटे से ब्रेक के लिए बोला जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मैं सीधा आप ही के पास आऊंगा ब्रेक के बाद, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चर्चा आज हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि क्या जुवेनाइल जस्टिस जो है वो जो मिल रहा है लोगों को जस्टिस, क्या उसको सच में जस्टिफाई किया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। विनीत जिंदल जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, मैंने बीच में आपको टोका था, बोलिए आप। तो अमित जी देखिए, जनरली होता क्या है कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के अंदर जब भी कोई ऐसा ऑफेंस हो, जब भी ऐसा कोई एक्ट होता है तो जनरली 304A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन इस मामले में 304 की धारा के अंदर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट 10 साल तक की सजा तक का प्रावधान है। तो कोई छोटी धारा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई गलती कर दी एफआईआर दर्ज करने में। मामला कहाँ अटकता है? मामला अटकता है आके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, जहां पे ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, लड़का है या लड़की है, कोई भी है, तो उसको आप कस्टडी में नहीं रख सकते और आपको उसको बेल देना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मांग ये उठ रही है, पुणे पुलिस ने भी एक एप्लीकेशन फाइल करा सेशन कोर्ट के अंदर कि भाई इसको एज एन माइनर ट्रायल ना दिया जाए, इसको आप मेजर की तरह ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट डिफाइन करता है कि किन लोगों को जो है 16 साल और 18 साल के ऐसे बच्चे, किन लोगों वो होंगे जो हीनियस क्राइम की हम जब बात करते हैं तो उनको ट्राई किया जाएगा। अब इसके अंदर एक और लीगल एस्पेक्ट और लीगल लैक्यूना आ जाता है। जो कैटेगरीज दी गई हैं सेक्शन 15 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, वहां पे 3 तरीके की कैटेगरीज डिफाइन की: पेटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनियस क्राइम। अब उसके अंदर जो हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आएंगे उसको आप 16 साल से 18 साल तक के बच्चे जो हीनियस क्राइम करेंगे, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान होगा, उन लोगों को आप 16 साल से 18 साल तक के बच्चों को आप एज अ मेजर ट्रायल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई 304 में? 304 के अंदर मिनिमम पनिशमेंट जो है वो डिफाइन नहीं की गई। इस बात के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के अंदर एक सेम सिमिलर मैटर के अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस भी दिया कि आप इसको एक 4th कैटेगरी बनाइए, जिसके अंदर ऐसे ऑफेंसेस जहां पे मिनिमम कैटेगरी जो है पनिशमेंट की डिफाइन नहीं की गई, उन लोगों को भी 16 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी एज ए मेजर ट्रायल करने का जो है प्रावधान रखा जाए। अब 304 हीनियस क्राइम है, लेकिन मिनिमम पनिशमेंट नहीं होने की वजह से इस लड़के को वहां जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ही ये ट्रायल जो है वो चलाया जाएगा। इस बात के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट भी पास की है। तो जो लीगल एस्पेक्ट की बात यहाँ पे आती है, तो कहीं ना कहीं इस सारे मामले में हमारा जो लॉ है उसको जो चेंजेस की जरूरत थी वो चेंजेस समय पे नहीं होने, हमने निर्भया कांड में देखा, उसके बाद भी हमने देखा है। अभी यहाँ पे एक पैनलिस्ट ने बात की गुड़गांव के एक मैटर की, वो मैटर इससे अलग था। यहाँ पे जो 304 का मुकदमा बनाया गया उसके अंदर मिनिमम पनिशमेंट नहीं है। मेरे हिसाब से इस मामले के अंदर इस लड़के को आप एज एन मेजर ट्रायल इसका नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही अपना ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। जी ठीक है अरविंद जी, पूरी बात आपने सुनी है विनीत जिंदल जी की, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप भी इस पे रिएक्ट करें सर। हाँ, उसमें एक एमएलए थी महिला, उनका बेटा था, उसने इसी तरीके से एक्सीडेंट किया था। हमने 304 में चार्जशीट लगाई और 304 की चार्जशीट कोर्ट ने एंटरटेन की और खैर वो मेजर था जी। इसमें ही मेरा ये मानना है कि अगर सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में इसको लेकर बहस की जाएगी, ऐसे प्रकरणों में बहस होनी चाहिए जिससे कि नेशनल लेवल पर उसकी वाइड पब्लिसिटी हो सके, लोगों को पता चल सके। ये कि इस टाइप की घटना अगर की गई है तो उसमें कहीं पर अगर लैकुना है, कहीं पे अगर लूप होल है, उसको प्लग किया जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कोर्ट इसमें अनुमति दे सकता है। ये तो एक सब्जेक्ट मैटर है जो वहां पे डिस्क्रिशन है, जो डिस्कशन होगा जी। और 304 में जो ऑफेंस दर्ज किया गया है बिल्कुल सही है। लड़के ने मौके से भागने की कोशिश की है, उसको पब्लिक ने वहां पकड़कर पीटा है और उसको पुलिस को हैंडओवर किया है, वरना वो भाग जाता वहां से क्योंकि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं था। तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि ये 304 की कैटेगरी का ऑफेंस है। बहुत से केसेस में
कोर्ट्स में सजा हुई है ऐसे केसेस में 304 में जी। इसमें भी सजा होगी। मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी कोर्ट लाइटली लेगा। जिस प्रकार की एक खराब घटना पुणे जैसे शहर में घटित हुई है, शहर के बीचों बीच में इस प्रकार की घटना घटित हुई है, जितनी कमियां इसमें हैं, ये सब में इसमें जो है ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस भी मेरे ख्याल से पुलिस तब थोड़ी बैकफुट पे आई है जब उन्हें इसमें एडवर्स पब्लिसिटी शुरू हुई है जी। पूरे कंट्री लेवल पर इसको कंडेम किया गया है। बिल्कुल। तब फिर इसमें बार के जो हैं मैनेजर मालिक उनकी अरेस्ट हुई है, उसमें फादर की अरेस्ट हुई है और भी अरेस्ट इसमें बता रहे हैं होनी है, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं। मैंने पूरा केस स्टडी नहीं किया है, इसमें जो भी हैं वो सब पकड़े जाने चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, बार्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कंट्री में एक्चुअली एक कानूनों का एक माहौल बना के रख दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ये कल्चर बन गया है कि सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा देख लेंगे, उसको निपट लिया जाएगा। इसमें एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है उसमें बदलाव हो रहा है। मैंने प्रोविजन पढ़े हैं और उसमें हार्श प्रोविजंस रखे गए हैं। बल्कि पीछे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उसको लेकर वो हड़ताल पे चले गए थे नेशनल लेवल कि साहब इसमें बहुत ज्यादा हार्श प्रोविजंस हैं। आप किसी को भी मार दीजिए, उड़ा दीजिए, किसी को सड़क पे चलते हुए को कुचल दीजिए और कहिए 304A का ऑफेंस है, खड़े खड़े थाने से बेल हो जाएगी, कोर्ट में केस लड़ते रहिए, इंश्योरेंस कंपनी उसको अपना निपटाती रहेगी। हाँ, निपटा देगी। बिल्कुल। ये कोई बात नहीं है। आप किसी की जिंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल 304 के तहत जो कार्रवाई पुणे पुलिस ने की है, मैं 100% उससे सहमत हूं और इसमें परमिशन ली जानी चाहिए। इसके अंदर चलिए आगे चल के जुवेनाइल केस ट्रायल पे आएगा, पर इसमें एक पूरे कंट्री के लेवल पर इसमें एक बहस होनी चाहिए। इसमें एक कि पेरेंट्स की क्या कल्पेबिलिटी बनती है, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फादर को पता था कि ये बिना रजिस्ट्रेशन की कार लेके, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शराब पीने दोस्तों के साथ गया है। 12th क्लास की जो उसके रिजल्ट आए हैं उसको एंजॉय करने गया है। 12th क्लास जिस लड़के ने पास किया है, जिसका ऐसा जो बैकग्राउंड मुझे लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का जो है ये 17 साल या 17.5 साल का होगा। किसी में 17.5 कहा गया है, किसी में 17 कहा गया है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। गहन जांच होनी चाहिए कि किस नर्सिंग होम में पैदा हुआ, किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, पूरे रिकॉर्ड निकाले जाने चाहिए। ये मुझे लगता है ये लड़का बालिग निकलेगा और बालिग निकले कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऋतुराज जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अब समाज को भी जागरूक होना होगा, उन माता पिता को भी इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया है कि माता पिता को भी इस घटनाक्रम से सीख लेनी होगी। उनको भी ये देखना पड़ेगा कि उनका जो बेटा है, उनकी बेटी है, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, वो किस मकसद से वो जा रहे हैं, क्यों वो जा रहे हैं। आजकल जो लिबर्टी दे रखी है ना बच्चों को माता पिता ने, जो पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है, किसके नाम पर? क्योंकि बेटा हम आपको प्यार करते हैं, आपको हम प्यार करते हैं, आप जो भी चाहेंगे आपकी हर इच्छा को हम पूरा करेंगे। ये जो सोच बन गई है लोगों की, ये जो सोच बन गई है पेरेंट्स की, क्या ये सोच ही भारी पड़ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल कि कहीं ना कहीं गलती समाज की है और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि जो आजकल सिचुएशन चल रही है उसमें देखा जाए तो लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सुपीरियर दिखाने की कोशिश के अंदर प्री एज 18 से पहले जो है उनके बच्चों के हाथ में विकल्प पकड़ा रहे हैं कि ठीक है बेटा जाओ, आप कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो या ट्यूशन जा रहे हो, तो वो बच्चों को किसी न किसी या फिर मजबूरियां हैं कि अगर बच्चे का स्कूल दूर है या फिर उसकी ट्यूशन दूर है तो मजबूरन उन्हें जो है 18 साल से कम एज के बच्चों को जो है वो देना पड़ रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी, उसके अंदर आई थिंक, मुझे इतनी कानूनन नॉलेज नहीं है लेकिन 2 वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बैठे हैं, उन्हें ज्यादा पता होगा कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो जो कार्रवाई है उसके माँ बाप के खिलाफ की जाती है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 18 साल तक की जो एज है, अगर प्रॉपर जी ठीक है ऋतुराज जी, क्योंकि समय मेरे पास वैसे बचा भी नहीं है, जल्दी से विनीत जी, हाँ जल्दी से पूरी, हाँ 10 सेकंड में सर, ऋतु जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मैं 10 सेकंड सबसे ले लूँ जल्दी से। ऋतुराज जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? जी हाँ 10 सेकंड में अपनी बात रखिए सर, 10 सेकंड में जल्दी से
खत्म करिए सर। तो कहीं ना कहीं आज जरूरत हो गई है कि सरकार जो है, सरकारें भी हैं और जो सामाजिक संगठन भी हैं या फिर कुछ समाज भी है, इस चीज के लिए जागरूक हो कि बच्चों को जो है 18 साल से पहले की उम्र में जब तक लाइसेंस ना बने उनको इस तरीके के व्हीकल्स ना दें, और कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक करें कि ड्रंक एंड ड्राइव या इस तरीके की अय्याशी करके वो जो है सड़कों पे ना वो उनके हित में नहीं है। और अब तो देखिए ना भाई, इसने जो किया वो तो किया, लेकिन बाप को भी जेल हो गई, बाप भी जेल जाएगा, बाप भी सलाखों के पीछे रहेगा, मतलब पूरी दो परिवारों के बच्चे भी चले गए, और 2 परिवारों के बच्चे भी चले गए। आप सोचिए ना कि एक लड़के ने अपने शराब के चक्कर में उसने किस तरीके से कितने परिवारों को बर्बाद करने का काम किया है, और खुद तो होगा ही बर्बाद। ठीक है नवीन जी, विनीत जी माफ कीजिएगा, विनीत जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। अमित जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बहुत जरूरत है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर अप्रोप्रिएट प्रोविजन को अमेंड करके उनको, मुझे लगता है कि सिर्फ 16 साल नहीं 14 साल से बड़े बच्चों को हम बात करें तो 14 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अगर कोई भी हीनियस क्राइम में पाया जाता है तो उसके ऊपर वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से एक वयस्क व्यक्ति के ऊपर होती है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है बहुत गलत है और ऐसे गैंग्स जो है वो बन गए हैं जो बच्चों का एक प्रयोग इस बिल्कुल। अरविंद जी 10 से 12 सेकंड में सर आखिरी कमेंट आपका प्लीज। देखिए, कई फॉरेन कंट्रीज में ये नियम है, वो एग्जामिन करते हैं कि जो बच्चे ने ऑफेंस किया क्या इसकी जानकारी उसको थी, इसकी प्लानिंग उसने की थी क्या, इसको पता था कि क्या करने में जा रहा हूं। और अगर ये है, आज की तारीख में हम पढ़ते हैं 11 साल का लड़का रेप कर रहा है, 12 साल का लड़का रेप कर रहा है 10 साल की लड़की के साथ। बिल्कुल। तो अगर हमें किसी को, कल जैसे अभी कह रहे थे विनीत जिंदल जी कि गैंग्स बन रहे हैं, उनको क्रिमिनल्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं कि आप जाके मर्डर कर दीजिए, आप नाबालिग हैं, आप वेपन लीजिए, मर्डर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो जाएगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। बिल्कुल सर, इसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं आप तीनों का। मैं चाहता था चर्चा को आगे और बढ़ाएं, लेकिन समय इस बात की मुझे अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, इजाजत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है मुझे कि मैं और सवाल आपसे करूं। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।